Student, this is Govind Singh. Today I am teaching you the third unit of this book, Civics, and now the first chapter of this unit, Democracy, and we are discussing the point of 3, Modern Democracy, and I have explained student you the modern democracy. वर्तमान हमारी प्रजातंत्र है उसके बारे में हमने डिस्कस की थी. एंड नाउ वी विल डिस्कस about elected representative, rule of law, social democracy and economic democracy. तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में एंड वी विल डिस्कस अबाउट मोर डेमोक्रेसी की, ये कैसे डेमोक्रेसी सक्सेस हुई और क्या इसके हमारे डेमोक्रेसी की क्या बेनिफिट हैं, क्या यूज़फुल हैं इसके फॉर आवर ह्यूमन बींग्स, और किस प्रकार से जो ह्यूमन राइट हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी इंडियंस को प्रोवाइड करती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी आवर मेजर पॉइंट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ दिस पैराग्राफ इन द प्रीवियस वीडियो. एज यू नो, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारा इसमें इलेक्टेड करने का जो सिस्टम है, ये जनता के द्वारा इलेक्ट करने का सिस्टम होता है. जनता इसको इलेक्ट करती है अपने वोटिंग के माध्यम से. जो व्यक्ति 18 वर्ष का जो गेट कर चुका है वह व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से, अपने वन वोट के माध्यम से अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं. तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष का जो गेट कर चुका है वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने वोट के माध्यम से लीडर को इलेक्ट कर सकता है. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट रूल ऑफ लॉ. तो हमारे रूल ऑफ लॉ क्या होते हैं? यू स्टूडेंट, एज यू नो, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारी लाइफ में यदि आप लोगों ने या हम लोगों ने डिसिप्लिन नहीं है या किसी प्रकार का हमने कोई अपने लाइफ में किसी भी रूल को अगर हम तोड़ते हैं तो ब्रेक करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ हमारे जो लाइफ है उस पर इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं. जैसे आप लोग अगर सड़क के जो रूल्स होते हैं, रोड के जो रूल्स होते हैं, यदि आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इसका कभी कभी हम लोग जो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं. तो इसलिए हमें जो रूल्स को फॉलो करना होता है. तो सेम उसी प्रकार से अपने देश को टू रन द कंट्री, टू रन द नेशन, आवर गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी गई है वो अपने नियमों द्वारा, अपनी पॉलिसीज के द्वारा कुछ रूल्स मेकिंग करती है, बनाती है, जिससे अपने देश के सरकार को चलाया जाता है. और रूल्स और जो लॉ होते हैं वो देश के नागरिकों के लिए, सभी के लिए सर्वोपरि होते हैं. कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी किसी भी पद का हो, वो अपने रूल्स को फॉलो करता है. रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता. तो हमें एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन, वी शुड टू फॉलो एवरी रूल्स ऑफ आवर रूल्स एंड लॉ आवर मेकिंग आवर गवर्नमेंट. तो नाउ वी डिस्कस ये रूल्स और लॉ हमारे क्या हैं. Rule. A rule is something that you follow in order to keep you and others safe. वह रूल होता है जो हम अपने लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाते हैं, यही हमारा रूल होता है. और लॉ क्या होता है? लॉ इज ए रूल दैट एवरीवन इन ए कंट्री, इन ए कम्युनिटी मस्ट ओबे. लॉ वह होता है जो देश का हर नागरिक को, हर समुदाय को, हर व्यक्ति को उसको फॉलो करना होता है, मानना होता है. तो लॉ हमारे लिए, ये हमारी लाइफ को सिक्योर करते हैं, ये हमारे जीवन को, हमारी जो कमिंग जनरेशन होती हैं उनको सिक्योर करती हैं, हमें सोसाइटी में सुरक्षा प्रदान करती हैं. तो अब हम डिस्कस करते हैं इन मोर डिटेल अबाउट आवर रूल ऑफ लॉ. तो हमारे रूल ऑफ लॉ क्या हैं? तो दिस इज द अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी. जो हमारी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की जो हमारी है यही विशेषता है कि ये हमें डिफरेंट टाइप के जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है वो प्रदान करता है. देश के हर नागरिक को समुच्च क्या नाम जो है समुच्च क्या नाम सुरक्षा और सम्मान का
हक इसको प्रदान करता है, सम्मान से रहने का राइट इसको प्रोवाइड करता है हमारी जो डेमोक्रेसी है। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो इसकी हमारी डेमोक्रेसी की जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी विशेषता है, वो ये है कि दैट इट एंश्योर रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले तो ये अपने रूल्स और लॉ बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति हम लोगों ने जो जनता के द्वारा जो इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, वह व्यक्ति अपनी पॉलिसीज़, अपने रूल्स एंड लॉ बनाएगी और वो इस प्रकार से देश में उनको फॉलो कराएगी, लागू कराएगी, जिसको सभी व्यक्ति को, देश के नागरिकों को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक वर्कर हो, चाहे एवरीवन, चाहे वो एवरी कंट्रीमेंट विल फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल। और जो हमारे जो रूल्स और लॉ जो होते हैं, ये सुप्रीम होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। प्रत्येक देश को, नागरिक को इसको और मानना होता है। और आइज ऑफ लॉ, सभी लोग इक्वल होते हैं। नो वन इज अबव द लॉ, इससे ऊपर, इन कानूनों से, इन नियमों से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो सभी को इनको फॉलो करना होता है, मानना होता है। You would thus realize why the oppressed people in monarchy and dictatorship united and revolt the chose the democracy। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जो लोग मोनार्ची के टाइम में या डिक्टेटरशिप के टाइम में जो लोगों ने जो परेशानियां जो फेस की हैं, या उन लोगों ने जो महसूस किया है, उस परेशानी से बचने, उन पीड़ाओं से, उन प्रॉब्लम से, समस्याओं से बचने के बाद उन्होंने क्यों डेमोक्रेसी को क्यों चुना। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पीपल एंजॉय ऑल द राइट्स। हाँ, you should you would that realize the oppress the people in monarchy and dictatorship united the revolt and choose the democracy। तो किस प्रकार से लोगों ने जो है मोनार्ची को और डिक्टेटरशिप को फेस किया, और उसके बाद उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया फॉर्म मानी जाती है हमारी गवर्नमेंट की, जिसमें लोगों को एंजॉय से रहने का फुल फ्रीडम गेट की जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। तो डेमोक्रेसी गिव्स द पीपल चॉइस एंड फ्रीडम टू चूज द पीपल हु विल गवर्न दैम। तो इसमें डेमोक्रेसी में लोगों के पास पूर्ण अवसर होता है कि वो अपना स्वतंत्र रूप से अपने जो व्यक्ति है, जो उनका जो लीडर है, जो उनका लोकप्रिय लीडर है, व्यक्ति है, वो उसको इलेक्ट करें, चुने। तो इट गिव्स इक्वल राइट टू द सिटीजन विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी। इस प्रकार से जो हमारे डेमोक्रेसी है, सभी सिटीजन को, सभी देश के नागरिकों को इस प्रकार से एक बराबर समान अधिकार प्रदान करती है, जो कि हमारे एक देश को या किसी की भी पर्सनालिटी को, किसी व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए उसकी हेल्प करती है, मदद करती है। तो इसलिए हमें रूल्स और लॉ बनाने पड़ते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, अर्थात जो हमारे द्वारा जो व्यक्ति इलेक्ट किया गया है, वह रूल्स और लॉ बनाएगा, जो हमारे ऊपर ही वो फॉलो होंगे, जिसको हमें फिर हर व्यक्ति को, देश के नागरिकों को फॉलो करना होता है, मानना होगा। अर्थात इनसे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, सभी को उनको फॉलो करके चलना होता है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। एंड नाउ वी डिस्कस जो रूल्स हैं हमारे, ये रूल और लॉ जो बनाए गए हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी में हमारे किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। It means that all men and women should be treated equality and should have equal opportunity for development। और इस प्रकार से जो देश के हमारे जो नागरिक हैं, चाहे वो औरत हो या व्यक्ति हो, सभी को समान रूप से इक्वली यानी बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यानी कि इसमें महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, दोनों को वोटिंग करने का राइट होता है, और दोनों को बराबर राइट प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अब लोगों को मैं बता सकता हूँ कि अभी भी हमारे विश्व में, हमारे वर्ल्ड में अभी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अब हमारे वोमेन को अभी भी कोई राइट नहीं मिला है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारे सऊदी अरबिया है, वहाँ पर वोमेन का भी वोट कास्टिंग करने का राइट नहीं मिला है। लेकिन हमारा कंट्री, हमारा जो देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर हमारी महिलाओं को भी, और मैन और वोमेन दोनों को, जो व्यक्ति 18 वर्ष का आयु गेट कर चुका है, उनको बराबर समान अधिकार प्रदान करता है। तो नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। अर्थात कोई भी व्यक्ति अब जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर
कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव की बात है मैं आप लोगों से बताऊंगा कि हमारे जो एंशियंट टाइम था इसमें लोग जो जो हमारी अनटचेबिलिटी के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। समाज सोसाइटी उनको बिल्कुल गांव से शहर से अलग रखती थी, सेपरेट रखती थी उनको, तो इस प्रकार से वो डिस्क्रिमिनेट होता था। लेकिन अब एट द प्रेजेंट टाइम जो है हमारी जो डेमोक्रेसी है यही इसी की इसकी करैक्टरिस्टिक है, यही इसकी विशेषता है कि हर व्यक्ति को, हर धर्म के, जाति के, चाहे वो किसी भी रंग का हो, भेद का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, जन्म के आधार पर सभी को समान रूप से उनको बिहेव किया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम द सोशल एविल्स लाइक द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। इस प्रकार से समाज में हमारे ये दो दोस्त थे, जो बुराइयां थी जैसे कि बाल विवाह था, छुआछूत थी और जातिवाद था, बहुत सारी सोशल एविल्स थी। तो ये सब अब हमारे समाज में सोसाइटी से धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही हैं, डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। एंड नाउ वी डिस्कस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति को, हर मेंबर को शुड एंजॉय ऑफ दिस फ्रीडम एंड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनी काइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अर्थात इसमें हर व्यक्ति के नागरिक को, जो हमारी डेमोक्रेसी है ये आर्थिक प्रजातंत्र की स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन, शोषण नहीं किया जा सकता ऑफ एनी काइंड इन टर्म्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अर्थात आर्थिक ढंग से किसी को भी तंग नहीं किया जा सकता। तो यह इसकी विशेषता है। दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो वे अपने ढंग से, हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है उसको अपनी जीविका को चलाने का, अपनी जीविका को यापन करने का समान रूप से, पूरी रूप से फ्रीडम है, आज़ादी है और अपने ढंग से वो अपनी जीविका यापन कर सकता है। तो इसमें हमारी इसकी ये विशेषता है, ये हमारी डेमोक्रेसी। एंड नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो अब हमारी जो डिस्कस करने की हमारी जो डेमोक्रेसी, हम इसको कैसे सफल बना सकते हैं, ये कैसे हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा सफल बनाई जा सकती है, कैसे इस मतलब बेस्ट फॉर्म तो है ही है डेमोक्रेसी हमारी, लेकिन हम इसको और कैसे सफल बनाएं। तो यू हैव स्टडी अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी बट देयर आर सम एसेंशियल कंडीशंस विच मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। दीज आर एज फॉलो। आप लोगों ने अब तक जो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें पढ़ी हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि हमारे लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं, हमारी एसेंशियल हैं, कंडीशन हर दशा है वो हमारे लिए अनुकूल है, हमारी वो ज़रूरत है। विच मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, जो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारे प्रजातंत्र को सफल बनाती है। तो इसी प्रकार से अब हम डिस्कस करते हैं कि दीज आर एज फॉलो, कि हमारे जो डेमोक्रेसी की जो किस प्रकार से हम इसको और ज़्यादा सफल बना सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो डेमोक्रेसी विल बी स्ट्रॉन्ग इफ यदि पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ टुवर्ड द कंट्री। हाँ, तो सबसे पहले इसकी जो एक पॉइंट जो होगा कि हमें सबसे पहले जो लोगों को, जो अपने देश के नागरिकों को अवेयर करना होगा और एडुकेट करना होगा, जिससे कि वो अपने राइट्स को समझ सकें और अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य को अपने देश के प्रति समझ सके। जहाँ हमारा जो देश है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को फंडामेंटल राइट प्रदान करता है, वहीं हमारा देश के नागरिकों से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, ये कुछ एक्सपेक्ट करती है, इनके जो लोगों से कुछ आशा रखती है, जो कि एज ए फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में जानी जाती है। अर्थात आप लोगों के द्वारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो हमें साथ साथ अपने राइट्स को भी समझना होता है और अपनी जो ड्यूटी होती है, अपने कर्तव्य जो होते हैं, हमें अपने देश के प्रति उनको भी समझना होता है। एंड सेकंड पॉइंट, दे शुड बी डिसिप्लिन एंड ओबे द लॉ। तो सेकंड पॉइंट जिससे हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा सक्सेस बना सकते हैं और ज़्यादा सफल बना सकते हैं, कि हमें जो डिसिप्लिन, जो रूल्स और लॉ जो बनाए गए हैं, हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनको मानना है, उन्हें तोड़ना नहीं है, हमें उनको फॉलो करके चलना है। और लोगों से भी हमें, अगर कोई रूल्स को, लॉ को तोड़ता है तो हमें उन्हें भी और इसके बारे में अवेयर करना है, चेताना है। द पीपल शुड टेक इंटरेस्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अर्थात इसके अलावा जब हमारे देश की सरकार, जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, इलेक्शन होते हैं, तब हमें हर देश के व्यक्ति को, नागरिकों को पूर्ण रूप से रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छी सरकार फॉर्मेशन कर सकें, बना सकें। स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को
अपना वोटिंग करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छे व्यक्ति का चयन किया जा सके, इलेक्ट किया जा सके, जिससे हमारी डेमोक्रेसी को और अधिक मजबूत और अधिक सशक्त और सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। तो इससे पहले हम और थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जो हमारे मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं। द पीपल शुड कीप दी देमसेल्व्स इन्फॉर्म अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा हमारे जो देश के नागरिक हैं उन लोगों को गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, जो पॉलिसियाँ होती हैं, उनके बारे में सूचित करते रहें, अपने आप को सूचित रखना चाहिए, अपने आप को पता रखना चाहिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं। इसके अलावा दे शुड फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इफ़ दी feel that the policies are not fair or not in the general interest of the public। इसके अलावा जो हमारी जो लोगों की जो राय होती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि वो सही भी हैं या नहीं है, तो हमारी जो जनता के बीच में जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो जनता के फेवर में है या नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम पॉलिसी के बारे में पता होगा तो उसको हम और भी सक्सेसफुल बना सकते हैं और ज़्यादा सफल बना सकते हैं। और इसके अलावा ये तो है कि हमें सबसे पहले जो हमारे जो लीडर के द्वारा जो हम लोगों ने चुना है उसके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग लिए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, हम देश के नागरिकों सभी को उसको फॉलो करना है, मानना है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं स्टूडेंट? फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आधारभूत अधिकार, अर्थात जो हमारा जो देश का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है, यही हमारे देश की संविधान की विशेषता है, यही डेमोक्रेसी की विशेषता है कि आप लोगों को, अपने देश के नागरिकों को जो है अधिकार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं और अच्छे ढंग से इसको जीते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन राइट्स हैं एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या हैं? आप लोगों के अधिकार हैं जिसको आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, यही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यही हमारे आधारभूत हैं। तो हम इसके बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल ह्यूमन राइट्स दैट आर ऑफर्ड टू एवरी citizen irrespective of caste, race, creed, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और जेंडर। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे देश के नागरिकों को। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जन्म से कहीं भी किसी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को ये हमारे ऑफर किए जाते हैं, ये हमारे व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, हर देश के नागरिक को, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे एक कर्मचारी हो, वर्कर हो, सभी को, एवरी पर्सन ऑफ दिस सिटीजन्स दिस आवर फंडामेंटल राइट्स ऑफर्ड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा सभी को ऑफर किए जाते हैं, सभी के लिए ये समान रूप से प्रोवाइड है, सभी को प्रदान किए गए हैं, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के, धर्म के या किसी भी धर्म के आधार पर हो, सभी को बराबर राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। दीज आर इक्वल टू फ्रीडम्स एंड दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल गुड एंड द सोसाइटी एट लार्ज। इस प्रकार से जो हमारी ये इक्वल और टू फ्रीडम, जो हमारे समान रूप से आज़ादी है, ये इस प्रकार की जो हमारे राइट्स के हमारे जो अधिकार हैं, इनको जीने के लिए ये हमारी लाइफ को और अच्छा बनाती हैं और सोसाइटी को भी और बड़ा बनाती हैं। तो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। The Constitution of India guarantees 6 fundamental rights listed in Part 3 to every citizen। जो हमारा देश का संविधान है वो गारंटी से हमारे देश के सभी नागरिकों को ये आधारभूत अधिकार प्रदान करता है। ये हमारे 6 अधिकार हैं हमारे, जिसको हर व्यक्ति को इन राइट्स को अपने लाइफ में यूज़ करने का राइट है, यानी कि आप लोगों को इनको एज ए वेपन के रूप में ये तुम्हारे कार्य करते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और होती है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन हमारी इसकी एक लिमिट भी होती है कि हम इसका मिसयूज़ ना करें। जो हमारे राइट्स होते हैं इनका हमें यूज़ करना है, न कि हमें इनका मिसयूज़ करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। इसके पीछे एक लिमिट भी होती है। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशंस, जो हमारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार होता है,
अर्थात किसी व्यक्ति के साथ जो बच्चे के साथ या किसी के व्यक्ति के साथ कोई शोषण नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज, अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल में इसके बारे में अवर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला हमारा है जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। क्या है हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन? क्या है स्टूडेंट? जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है, अर्थात किसी भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को चलाता है या फॉलो करता है, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट है कोई इंटरफेयर नहीं करती है। तो इसमें हमें हर व्यक्ति के नागरिक को पूर्ण रूप से अपने धर्म की आज़ादी होती है, उसको फॉलो करने की। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का नागरिक अपनी इच्छा से अपने धर्म को परिवर्तन भी करना चाहता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको रोकेगी भी नहीं, और कोई समाज का व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता। अर्थात ये एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई व्यक्ति हो। अगर अपनी मर्जी से इच्छा से करता है तो यही हमारी धार्मिक स्वतंत्रता होती है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स रेफर टू द राइट ऑफ ए पर्सन हु टू वर्शिप गॉड in his own way and practice his religious belief without any interfere from the government, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, किसी सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, अपने धर्म को, अपनी पूजा को, अपने पाठ पूजा जो भी है उसके बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं, वो अपनी मर्जी से चला सकता है, कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट उसको कोई भी व्यक्ति रोकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ग्रुप हो, समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से अपने धर्म को वो चला सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो दिस राइट इज़ क्लियरली स्टेटेड इन द सेक्शन 5 ऑफ आर्टिकल 3। दिस इज, ये जो राइट दिया गया है क्लियरली, ये सेक्शन 5 और आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो विच स्टेट्स दैट नो लॉ शैल बी मेड रेस्पेक्टिव एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन्स और प्रोहिबिटेड टू फ्री एक्सरसाइज देयर ऑफ। तो इस प्रकार से जो ये रूल्स और बनाए गए हैं, ये जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो बनाया गया है, हर व्यक्ति के जो अगर कोई इस व्यक्ति को फोर्स करता है, किसी प्रकार का उसके प्रति दुर्व्यवहार करता है या उसको धर्म को अपनाने के लिए या किसी व्यक्ति को फोर्स करता है, मजबूर करता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है। जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए हैं, तो सभी व्यक्ति इस प्रकार से अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का एंजॉय ले सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? हम जो स्टूडेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में बता सकता हूँ कि हमारे जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल 14 से लेकर के 32 के बीच में हमारे सारे आर्टिकल्स इसके बीच आते हैं, सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके बीच आते हैं। तो इक्वलिटी क्या है? लॉ आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। इसमें हमारे 5-6 पॉइंट होते हैं, हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया आर्टिकल 15। तो इक्वलिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। तो ये हमारे 5-6 आर्टिकल हैं जो हमारे इस प्रकार से इक्वलिटी प्रदान करती है हमारे देश के नागरिकों। और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। एबोलिशन अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूती, जो देश के समाज के जो लोग दरिद्र लोग थे, उनको जो समाज पूर्ण आदर सम्मान नहीं देता था, अब ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत इसको ख़त्म कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्ति के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। तो इस प्रकार से हमारे ये राइट हैं। अब हम डिस्कस करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इट सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट दियर रिलीजन्स पीसफुली। अर्थात इसमें इस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से हर व्यक्ति को अपने धर्म को चलाने का अधिकार होता है। दिस इज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड दिस इज द नेक्स्ट थर्ड राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का अर्थ होता है शोषण, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार, कोई दबाव ना किया जा सके, किसी पर कोई अत्याचार ना हो। तो दिस इज द इंक्लूड द आर्टिकल 23
एंड आर्टिकल 24। तो ये हमारा राइट जो होता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। तो दिस राइट एम टू प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम द एनवायरमेंटल, डोमेस्टिक एंड वर्क हैजार्ड। इस प्रकार से जो देश के जो हमारा जैसे घरेलू हिंसा होती हैं या किसी व्यक्ति पे अत्यधिक वर्क का लोड डाल दिया जाता है, जो या जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वर्क कराना दंडनीय अपराध है। और जो भी समाज के व्यक्ति हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनके साथ कोई शोषण नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। फर्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फोर्स्ड लेबर टू सेकेंड द एवोल्यूशन एम्प्लॉइंग ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। अर्थात जो बच्चा 18 वर्ष का, वो 14 वर्ष की आयु के नीचे जो 14 वर्ष तक की आयु नहीं गेट कर चुके हैं, उनको कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से वर्क नहीं करा सकता। अर्थात दिस इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस। ये हमारा शोषण के विरुद्ध के अधिकार आता है। तो 14 वर्ष की वर्ष का जो बच्चा है उससे कोई व्यक्ति वर्क नहीं करा सकता। तो जो 14 वर्ष की आयु नहीं गेट कर चुके हैं उनको उनसे वर्क लेना, काम लेना, ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल ऑफ अबाउट योर टॉपिक इन द बुक। तो डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि ये हमारे आधारभूत अधिकार हैं जिनका हमें हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें प्रोवाइड करता है। While we studied about the democracy in general in the sections above, let us see some highlight of the how democracy is special in India। कि हम अब डिस्कस करें कि बहुत सारी जो आप लोगों ने अभी तक पीछे पढ़ी हैं जो चीज़ें और आगे जो पढ़ी हैं पढ़ेंगे आप लोग कि हमारी डेमोक्रेसी किस प्रकार से सबसे बेस्ट या क्यों स्पेशल है। तो इसकी विशेषता यही है कि हमारे देश के नागरिकों सबसे पहले तो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है, हर प्रकार से देश के नागरिकों के साथ खड़ा है हमारा संविधान। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सम फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा संविधान है देश का, भारत का, ये हमारे देश के नागरिकों को कुछ आधारभूत अधिकार प्रदान करता है। दीज राइट्स अलाउ पीपल टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन द एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। इस प्रकार से हमारे देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आगे फर्स्ट आवर क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सिटीजन फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैं। नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जैसे मैं अभी आप लोग पीछे बताया है कि हमारे ये कुछ आर्टिकल 14 से लेकर के 32 के बीच हमारे ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए हैं। तो आर्टिकल बच्चों आप लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, 9th क्लास में 10th क्लास में जाओगे, तब आप इनको डिटेल में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे जो राइट्स हैं, ये राइट फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और किस प्रकार के कौन कौन से आर्टिकल में किस प्रकार से आती हैं। डिटेल में हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी आप लोगों का जो फॉर्मेट है वो छोटी है, शॉर्ट है। लेकिन फिर हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट आवर राइट टू इक्वलिटी। तो राइट इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इम्प्लाइज ऑल पर्सन्स आर कंसिडर्ड इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये होता है कि समाज के हर व्यक्ति लॉ के दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होंगे, बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति के साथ लॉ खड़ा होगा, लॉ सुरक्षा प्रदान करेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि किसी को कोई राइट टू इक्वलिटी अर्थात देश का, समाज का हर व्यक्ति को लॉ की दृष्टि में सब बराबर होंगे, कानून सभी के लिए इक्वल होगा, बराबर होगा, सभी को न्यायिक व्यवस्था प्रदान कर देगा जिसके माध्यम से आप लोग अपने न्याय की मांग कर सकते हैं जुडिशरी के माध्यम से। इसके लिए हमारे कोर्ट बनाए गए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। पहले तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट और जेंडर। अर्थात कोई भी व्यक्ति धर्म और जाति के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। एंड द अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इज कंसिडर्ड एज ए क्राइम। यदि कोई व्यक्ति अनटचेबल अर्थात
जो हमारे दरिद्र लोग होते हैं, जो समाज की सफाई का, गंदगी का कार्य करते हैं, तो उनके साथ अगर कोई भेदभाव करता है, अर्थात जो छुआछूत में जो अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं, यदि उनके साथ कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो ये एक क्राइम होगा, अपराध होगा। अर्थात अब ये हमारे समाज से, सोसाइटी से कंटिन्यू खत्म कर दी गई है। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर व्यक्ति को समाज के, चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो वो हर स्थान पर जा सकता है, आ सकता है। क्योंकि ऐसा हमारे समाज में पहले था कि हमारे जो दरिद्र लोग थे, जो सफाई का कार्य करते थे, उन लोगों को ना तो उनके बच्चों को स्कूल अलाउ होते थे, ना ही उनके लिए मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे होते थे, उनके लिए वो अलाउ नहीं होते थे, वो वहाँ पर नहीं जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर व्यक्ति के लिए जो समाज है, सोसाइटी है, ये हर जो डोर है समाज का, सोसाइटी का, वो ओपन है, खुला हुआ है। तो ये हमारा डेमोक्रेसी की एक विशेषता है, इसकी राइट टू इक्वलिटी की, कि हर व्यक्ति को ये प्रोवाइड करता है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल्स एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। सभी को अपने रोजगार के लिए, अपने कार्य के लिए सभी को इक्वल, बराबर राइट होता है, प्रदान किया जाता है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्कस करते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि हमारे जो देश के नागरिक होते हैं, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो जहां आप लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, फुल फ्रीडम प्रदान की गई है, वहीं उसके साथ एक लिमिट में हमें इसको फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोगों ने, हमें फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कोई भी कार्य करने की हमें फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है, कार्य करने की आज़ादी है, लेकिन हम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसकी एक लिमिट होती है राइट टू फ्रीडम की, कि हमें जो इसको रूल्स को जो गवर्नमेंट के बनाए गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रदान करता है, उन रूल्स को, उन लॉ को हमें ब्रेक नहीं करना होता। उसकी लिमिट में रहकर हमें अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना होता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। तो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हमें इसको, अपनी आज़ादी को जीना होता है। तो फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन फ्रीडम। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली। हमें देश के किसी भी कोने में कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कहीं भी रह सकते हैं। पहला ऐसा था कि हम देश के किसी भी कोने से कहीं भी, एक हमारा स्टेट था जो जम्मू कश्मीर, जो अभी आर्टिकल 370 से वहाँ पे चेंज हो गया है। अब वहाँ पर भी हम लोगों को जाने का, अपने घर बनाने का राइट मिल चुका है, पहले ये नहीं था। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। इसके अलावा हमें अपने धर्म, अपने जो प्रोफेशन, अपने कार्य होते हैं, अपने धंधे होते हैं, वो हम अपने व्यवसाय होते हैं, हम उनको स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। एंड नाउ डिस्कस करते हैं द थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मैंने आप लोगों को अभी पीछे समझाया, एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज द प्रोविजंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर कॉमनली नोन एज दी बैगर। अर्थात इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो भुखमरी की स्टेज पर हैं या एज ए मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, उनके साथ कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। शोषण का मतलब होता है, यदि किसी व्यक्ति की जो आय है, आमदनी है या वेजेज हैं, वो जैसे सपोज कीजिए कि 300 है, और 300 के स्थान पर वो जो जिसने उससे लेबर के रूप में कार्य कराया है, वो 200 देने लगे या 250 देने लगे, तो दिस इज़ द एक्सप्लॉइटेशन। तो ये एक हमारा शोषण हो गया। तो ऐसा कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। एंड 4 पॉइंट, और इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ द अंडर चिल्ड्रंस 14 ईयर्स ऑफ एज। अर्थात इसके अलावा जो बच्चा 14 वर्ष की आयु गेट नहीं कर चुका है, उससे कोई व्यक्ति कार्य नहीं ले सकता है। तो ये भी एक दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है। एंड नाउ 4 डिस्कस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैं आप लोग से डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। हर व्यक्ति के, नागरिक को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से धर्म को फॉलो करने का राइट है। अपनी इच्छा से किसी भी ईश्वर को, देवता को, किसी भी धर्म को फॉलो करने का राइट है, वो मान सकता है। एंड डिस्कस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है। ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर कम्युनिटी नॉन एज बैगर। जो हमारी लेबर होती हैं, मजदूर होते हैं,
उनको कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से उनसे कार्य नहीं ले सकता। और जो व्यक्ति, और एक जो पॉइंट है हमारा, जो बच्चा 14 वर्ष की आयु गेट नहीं कर चुका है, अभी नहीं प्राप्त किया, अंडर आइज है, अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज है, तो उससे कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। ये एक प्रोहिबिशन है, ये एक दंडनीय अपराध है। 4 पॉइंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हो चुका है। मैंने अभी आप लोग से एक्सप्लेन किया है। पीपल ऑफ कंट्री हैव ए राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड पर्स रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चला सकते हैं और किसी भी धर्म के व्यक्ति में उसको रह सकते हैं, उसको मान सकते हैं। एंड 5th पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दिस इज द 5th फंडामेंटल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो ऑल सिटीजन हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दियर ओन कल्चर। तो ये 2009 से हर व्यक्ति को जो हर बच्चे को, देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन का राइट प्रोवाइड किया गया है। 2009 से ये एक एक्ट बन चुका है जिसके माध्यम से हमारे व्यक्ति को, हर देश के नागरिकों को, जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। और इसके अलावा कल्चरल में हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो संस्कृति होती है, उसको भी अपनी इच्छा से हम चला सकते हैं। तो दिस इज द राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का, ऑल सिटीजन हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपनी इच्छा से अपनी संस्कृति को चला सकते हैं। अपनी, जैसे कि आप लोग भाषा बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो इस प्रकार से हमारे कल्चर में आता है। तो ये सब अपनी भाषाओं को हमें अपनी व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का हमें राइट है। तो दिस इज़ दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारे शिक्षा का अधिकार तो है ही है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जो 14 ईयर्स तक फ्री शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं, फ्री एजुकेशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, इसके अंतर्गत जो हमारी संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। इट इज़ बाय दिस राइट टू द पीपल of the country have the right to approach the court if they feel that any of their fundamental rights has been violated by the state। अर्थात किसी राज्य के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों को उसके उपयोग में नहीं लाया जा रहा, अर्थात उसके अधिकारों को नहीं माना जा रहा है, तो वह व्यक्ति अपनी किसी भी कोर्ट में, किसी भी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, वहाँ से अपने राइट्स को ले सकता है, उसके राइट्स का वो उपयोग कर सकता है, उसके अगेंस्ट वो अपील रिट कर सकता है, दायर कर सकता है, उसको केस कर सकता है उस पर। यदि कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन करता है तो उसके अगेंस्ट वह अप्रोच कर सकता है कोर्ट में। पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेगा, फिर हाई कोर्ट लेवल पर करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से उसके जो हमारा संविधान है, ये संवैधानिक उपचार का संविधान राइट है, अधिकार है, जिससे हमारे देश के नागरिकों को अपने अधिकारों को लड़ने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए ये हमारा संविधान प्रोवाइड करता है। 8 एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स देयर, ये हमारे फंडामेंटल अधिकार हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं, एलिमेंट हैं ऑफ डेमोक्रेसी के। जैसे कि आप लोग, इन इंडिया इज़ द एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इक्वल स्टेटस टू ऑल इट्स नेशनल्स, जो देश के नागरिक होते हैं सभी को राइट प्रदान करता है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है? सामाजिक समानता क्या है? तो ऑल पीपल हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स अलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु गेट कर चुका है उसको एक वोट करने का राइट मिल गया, अर्थात एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात वयस्क मताधिकार, जिसके उपयोग से वह अपने देश की सरकार को बना सकता है। तो ये एक राजनीतिक समानता का अधिकार मिल गया, अर्थात हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी को जो 18 वर्ष का आयु गेट कर चुका है उसको एक राइट मिल जाता है वोटिंग करने का, जिसको हम पॉलिटिकल इक्वलिटी के नज़रिए से देखते हैं। तो दिस इज़ द आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि वयस्क मताधिकार, जो व्यक्ति के जो वयस्क होते हैं उनको ये एक अधिकार प्रदान किया था, जो 18 वर्ष का आयु गेट कर लेते हैं।
इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट ऑफ एनी कास्ट, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो जो 18 वर्ष की आयु गैट कर चुका है, वह व्यक्ति जो वोट कास्टिंग कर सकता है। एंड इलेक्शन आल्सो, मतलब इलेक्शन भी लड़ सकता है, कैन फाइट इलेक्शन। एंड फाइनेंशियल स्टेटस आर अलाउड टू द वोट फॉर इलेक्टिंग टू दियर लीडर फॉर हिज चॉइसिंग, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार वह अपने व्यक्ति को चुन सकते हैं। सिमिलरली द पीपल डिफरेंट कास्ट और रिलीजन्स हैव इक्वल राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। और इसके अलावा हर जाति के धर्म के व्यक्ति को ये एक और अधिकार होता है कि वह यदि अपनी इच्छा से इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहता है, तो दिस इज़ द इक्वल राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। हर व्यक्ति का जाति का धर्म, चाहे वो कोई किसी भी कास्ट से हो, वो इलेक्शन फाइट कर सकता है, लड़ सकता है। दिस इज द पार्ट ऑफ इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। एंड नाउ नेक्स्ट, सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी क्या है? सामाजिक समानता। एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज गिवन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, हर व्यक्ति को समाज के समान रूप से दर्जा मिला हुआ है। दे शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन। इसके अलावा जो देश के जो नागरिक होते हैं, किसी प्रकार का जाति के धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पीपल हैव इक्वल राइट टू विजिट एंड एंजॉय द फैसिलिटी प्रोवाइड टू पब्लिक प्लेसेस। इसके अलावा जो सामाजिक प्लेस होते हैं, स्थान होते हैं, सभी को समान रूप से आज़ादी होती है जाने की, कहीं भी पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता क्या है? पीपल ऑफ इंडिया कैन परस्यू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ देयर चूजिंग। इसके अलावा जो देश के नागरिक होते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था अर्थात अपने आप के अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन वे चूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो एक जो भी फ्रीडम है जो हमारी है, उसको एक लिमिट में रख के अपनी अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउ एवरी पर्सन इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा हमारे देश का जो समाज का जो हर व्यक्ति है, हमारा संविधान हर व्यक्ति को, कर्मचारी को समान रूप से अवसर प्रदान करता है। तो द गवर्नमेंट हाउएवर हैज़ द राइट टू गिव सम प्रेफरेंशियल। इस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को समान रूप से राइट प्रदान करता है, बराबर का ध्यान दर्जा देता है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है? अब हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ऑल मेंबर्स शुड एंजॉय द फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनी काइंड। इट टर्म्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इसके अलावा अंतर्गत जो हमारा आता है आर्थिक प्रजातंत्र आता है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को समाज के अपने स्वतंत्र रूप से और बिना शोषण के हर जो आर्थिक एक्सपेक्ट होती है, जो आशाएं होती हैं, उनको उनका एंजॉय ले सकता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपना आर्थिक व्यापार, बिजनेस व्यापार, व्यवसाय कर सकता है। तो दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अर्थात अपने जीविका यापे को चलाने के लिए उनको समान रूप से अधिकार प्रदान होता है। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू दी बोथ मैन और वुमेन। इसके अलावा जो हमारी रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो कार्य चलाए गए हैं, इसको हम राजीव गांधी रोजगार जो योजना है, गारंटी योजना है, उसके अंतर्गत चाहे वो मैन हो वुमेन हो, सभी को समान रूप से वेजेस मजदूरी प्रदान की जाएगी। द लैंडलॉर्ड्स एंड एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। इस प्रकार जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे जो वेजेस होती हैं मजदूरों की फिक्स हैं, कोई भी चाहे लैंडलॉर्ड हो, कोई जिम्मेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का उनके साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता है। Thank you and have a nice day. Chapter is